वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री का नया लेक्चर आ गया है। आज हम लोग 268 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और 300 क्वेश्चन तक करेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आज गुप्ता पीरियड शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लेलिस्ट से आप क्रोनोलॉजी से, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी से करा रहा हूँ कि पहले पूरा पाषाण काल, फिर वैदिक, बुद्धिज़्म, है ना, ऐसे क्रोनोलॉजी में हम लोग चल रहे हैं। जैनिज़्म, अभी क्रोनोलॉजी भी बता दूंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 268 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। तो देखो, कनिष्क के दरबार में जो मेन थे उनके नाम क्या थे? अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, और आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा, नागार्जुन, ये सब कनिष्क के दरबारी थे। विशाखा दत्ता नहीं थे, क्योंकि विशाख दत्त जो थे ये कहाँ के थे? ये गुप्ता वंश में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखी थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 269 कह रहा है निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। तो देखिए, पहली जो एक चीज़ समझिए, कनिष्क का ये जो रबतक अभिलेख है ये अफ़गानिस्तान से मिला है। रबतक अफ़गानिस्तान में है। इसमें कनिष्क के पूर्वजों के नाम लिखे हैं, उसके शासनकाल का नाम लिखा है कि कहाँ कहाँ कितनी जगह उस पर उसका शासन था। वीमा काटफिसेस इसके पिता थे, कजूला काटफिसेस इसके परदादा थे, जिन्होंने सोने और तांबे के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है। तो इसमें कौसाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, ये सब इसके साम्राज्य में आते थे। श्रावस्ती नहीं आता था इसके साम्राज्य में, याद रखिएगा। तो ये इसका साम्राज्य देखिए अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से तक, ठीक है। तो ए नहीं होगा इसका। चलिए 274 कह रहा है कुषाण, सही से सुमेलित करिए कि कौन सही है। तो कुषाणों ने क्या स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे? बिल्कुल सही है। गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए? बिल्कुल सही है। रजत मतलब चांदी। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के चलाए? ये गलत है, क्योंकि स्वर्ण के सिक्के सब चलाने वाले थे कौन? इंडो ग्रीक, यूनानी जिसको बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। 275 क्या कह रहा है? अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। तो देखो, ये अफगानिस्तान में आपने ये मूर्ति देखी होगी, मतलब इमेजेस देखी होंगी, गए तो हो गए नहीं अफगानिस्तान ऑब्वियसली। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ये आपको अफगानिस्तान में बुद्ध जी की मिलेगी। गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस है। किसके लिए? गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए। गांधार शैली समझ लो बल्ज आइज होती है, मतलब बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बाल बुद्ध के, ऐसे उनको इमेज में दिखाया जाता है, ठीक है। 270 कह रहा है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए, तक्षशिला तो अब तो पाकिस्तान में है। चरक और जीवक, कौन? चरक और जीवक दोनों ने ही तक्षशिला से विद्या प्राप्त करी थी। और एक चीज़, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंबिसार, है ना, इन सब ने भी तक्षशिला से ही विद्या प्राप्त की थी। एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि चरक और जीवक किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा, चरक जो थे आपके कनिष्क के शासनकाल में थे और जीवक जो थे बुद्ध के समकालीन वैद्य थे बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। चरक, कनिष्क, जीवक, बिंबिसार, और दोनों ने ही तक्षशिला से पढ़ाई की थी। सो 271 कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो देखिए, शुंग के बाद कर्ण वंश आता है। कौन आता है? कर्ण वंश। तो इसको समझने से पहले एक बार क्रोनोलॉजी देख लो। तो देखो, हर्यक वंश शुरू होता था, ठीक है, जो बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है। फिर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद के बाद मौर्याज, मौर्याज के बाद शुंग, शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, फिर आते हैं आपके गुप्त समाज, ठीक है। अब सातवाहन से बाद में या कर्ण के बाद में आप कह सकते हो इंडो ग्रीक, जिसको यूनानी भी बोलते हैं। अब इसमें अलेक्जेंडर जो आता है, सिकंदर, वो मौर्य साम्राज्य के आसपास आता है ना, 326 बीसी में। तो ये भाई क्रोनोलॉजी याद कर लेना, एग्जाम में कई बार आ जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 276 कह रहा है गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो देखो, भारतीय और यूनानी कला की मिक्सचर है गांधार कला, क्योंकि ये वही अफगानिस्तान से आई थी। तो गांधार कला के लिए संश्लेषण है भारतीय और यूनानी का। 277 तो कह रहा है कि सबसे पुराना राजवंश कौन है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन। तो अभी क्रोनोलॉजी बताई आपको मैंने ना, सातवाहन है ना, उसके बाद में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आते हैं। तो सातवाहन सबसे पुराना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखिएगा,
बिंबिसार मतलब हर्यक वंश से लेके कर्ण वंश, गुप्ता वंश तक। 272 कर रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था। तो देखो मौर्यकालीन के बाद सातवाहन ही आते हैं जो सबसे प्रभावशाली होते हैं, तो याद रखिएगा। 273 कह रहा है शिमुका। तो देखो शिमुका ने ही सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, शिमुका ने ही की थी, ठीक है। हिंदी में इसको शिमुक या शिमुका भी बोला जाता है। तो सातवाहन की वंश की स्थापना की शिमुका ने। 278 कह रहा है सातवाहनों की राजधानी क्या थी। तो देखो सातवाहनों की दो राजधानी थी, अमरावती, और परमानेंट जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। तो अमरावती अगर ऑप्शन में आप वो कर सकते हो, अगर प्रतिष्ठान ऑप्शन में है तो आप वो कर सकते हो। जैसे 279 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। तो इसमें देखो प्रतिष्ठान क्या हो जाएगा, यही आंध्र प्रदेश के पास है प्रतिष्ठान या अमरावती, ठीक है। 280 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एका ब्राह्मणा प्रयुक्त हुआ है। तो देखो एका ब्राह्मणा यूज हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। किसके लिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, ब्राह्मण रूलर था ये। 281 कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे क्योंकि इनका साम्राज्य उधर ही तक था। दूसरे कथन कह रहा है मतलब कारण क्या ये था कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं ये गलत है, नौसेना उच्च कोटि की आएगी चोला एम्पायर में, है ना। तो कारण गलत है, कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 285 कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसी एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। तो देखो अश्वमेध या हिंदू लोग राजा करते हैं, घोड़ा छोड़ देते हैं, जहाँ तक घोड़ा जाएगा अगर घोड़े को किसी ने रोक लिया तो उससे युद्ध करेंगे, नहीं तो पूरा साम्राज्य उनका, ठीक है। तो ये करा था प्रवरसेन प्रथम ने। किसने, प्रवरसेन प्रथम ने, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 ही करे थे, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे। 286 कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बार गाइस गुप्ता रूलर की क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूँ आपको, ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। ऐसे करके 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कैसे, श्रीगुप्त ने फाउंड करा गुप्ता एम्पायर, फिर चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। अब इसमें भी आपसे और डीप जाता है तो चंद्रगुप्त 2 के बहुत सारे नाम है वो पूछता है। तो जैसे चंद्रगुप्त 2 का एक नाम है विक्रमादित्य, बहुत फेमस है, सुना होगा आपने। तो चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, देवगुप्त भी बोलते हैं, देवराज भी बोलते हैं और देवाश्री भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इनके, क्या क्या, देवगुप्त, देवराज, देवाश्री, विक्रमादित्य, या इन्होंने एक टाइटल होल्ड करा था परम भागवता। क्या, परम भागवता, इनको परम भागवता भी बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शाका कनकरर थे ये, मतलब शाकाहारी भी इनको बोलते हैं, क्योंकि जितने भी शाका वंश के राजा थे इन्होंने सबको मार दिया था, तो इसलिए शाका वंश का इनको शाकाहारी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज, हुणों ने जो शासन करा वो आपका किसके शासनकाल में हुणों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे, तो वो करे आपके स्कंदगुप्त में। किसमें, स्कंदगुप्त ने। पूछ रहा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। 282 कह रहा है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो दे तो कह रहा हूँ, हाथी गुम्फा का अभिलेख हमें खारावेला, जो राजा थे खारावेला, उनके बारे में जानकारी देता, और ये जैन राजा थे। कौन से थे, जैन थे, ध्यान रखिएगा। 283 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो देखो अशोक बुद्ध थे, हर्ष जो थे ये भी बुद्ध थे, पुलकेशिन द्वितीय ये ब्राह्मण था, खारावेला जो थे ये जैन थे। खारावेला कौन थे, जैन थे। 287 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो अभी बताया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। 288 कह रहे हैं मलिकाई कोल नामक एक प्रमाणिक मापन इकाई किसने शुरू करी थी। तो देखो मलिकाई कोल चोल राजा थे, राजेंद्र प्रथम चोल, इन्होंने शुरू करी थी नापने के लिए चीज़ों को। तो कौन है, राजेंद्र प्रथम चोल, चोला एम्पायर से थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 284 कह रहा है कलिंग नरेश खारावेला निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो देखो कलिंग नरेश जो खारावेला थे ये आपके संबंधित है छेदी वंश से। किससे, छेदी। क्या छेदी की राजधानी बता सकते हो, जो जनपद में मैंने कराई थी आपको, छेदी की क्या राजधानी है, कमेंट में बताना अगर याद हो। 289 कह रहा है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में सूचना देता है।
तो देखो अशोक का जो स्तंभ था, अशोका तो पहले आए और बाद में समुद्रगुप्त तो बाद में आए। तो आपको लगेगा यार समुद्रगुप्त के बारे में कैसे दे देगा, तो समुद्रगुप्त ने क्या करा था, अशोका के स्तंभ में अपनी विजय जहाँ जहाँ उसने जीता उसका शासनकाल लिखवाया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। पहले ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो था अभिलेख कौशाम्बी में था, अकबर ने इसको उखड़वा के इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 290 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देता है प्रयाग प्रशस्ति। यही इसको इलाहाबाद का अशोक स्तंभ भी बोलते हैं या प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। 91 कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है, तो देखो जहांगीर ने भी उसमें करामाती दिखा दी थी, उसने भी उसमें लेख लिखवा दिया था। किसने? जहांगीर ने। तो याद रखिएगा जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां ये सब नहीं। 292 पृथ्विया प्रथम की उपाधि किसे मिली, देखो पृथ्विया प्रथम की उपाधि ली है आपकी किसने? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त को पृथ्विया प्रथम वीर भी बोला जाता है। ठीक है। 297 कह रहा है महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर, ये जो रथ मंदिर बने ये पांडवों के बेस बने हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मंदिर रथ है जो वो भैया बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का है, और सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी का है। तो ये बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। किसने? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा। 298 पूछ रहा है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वारा। किसने? नरसिंह वर्मन द्वारा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया, तो देखो ये बनाया किसने? चंद्रगुप्त ने। कौन से चंद्रगुप्त ने? ये जो गुप्त वंश में थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 294 कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो देखो कौन था वो? गुप्त। कौन था? गुप्त शासन। और उसमें भी किसने करा? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो 299 कह रहा है ममलापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी, तो अभी आपने करा पल्लव शासक। कौन थे? पल्लवास। ठीक है। 300 कह रहा है कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो देखो द्रौपदी का जो रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है, और धर्मराज रथ है ना, धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर, इनका रथ सबसे बड़ा है। तो 295 कह रहा है हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो देखो हूणों ने आक्रमण करा था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसने? स्कंदगुप्त के शासनकाल में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो शाका जितने रूलर थे शाका के उन सबको मार गिराया था, शकारी भी इसलिए उनको बोला जाता था, पर हूणों पर आक्रमण करा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 296 निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की, तो समुद्रगुप्त ने, सॉरी स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त, नाम याद रखिएगा। अब 301 कह रहा है एलिफेंटा, तो एलिफेंटा जो है वो एक गुफा है। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवणबेलगोला क्या है, तो भाई श्रवणबेलगोला सुना होगा आपने, मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में क्या है? मूर्ति है, जो जैन की मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। सांची क्या है? स्तूप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे गाइस 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे विद डिटेल। अगर कोई कमेंट कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय।